अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी स्टडी ऑन क्राइसिस इंटरवेंशन और स्टेबलाइजेशन टेक्निक। यानी कि आज हम पढ़ेंगे जब हमें कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो फौरी तौर पे हम उसका इंटरवेंशन किस तरह करते हैं, किस तरह से हम उसका रोकथाम करते हैं। और इसके अलावा स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स क्या होते हैं। स्टेबलाइजेशन टेक्निक यानी कि ऐसी टेक्निक कि जब अगर फौरी तौर पे किसी पर्सन को कोई पैनिक अटैक हो रहा है, कोई उससे एक्सेसिव थाट्स हो रहे हैं, तो फौरी तौर पे अगर वो उठ के किसी भी थेरेपिस्ट की, काउंसलर की कोई वो हेल्प नहीं ले सकता, तो फौरी तौर पे वो क्या टेक्निक्स जो है वो अप्लाई कर सकता है, क्या जो काम है वो कर सकता है जिसकी वजह से जो उसकी पैनिक सिचुएशन है वो अपने आप को नॉर्मल कर सके। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। Stabilization is all about learning to cope with distress more easily, keeping safe and gaining stability and control. Stabilization क्या है कि लर्न करना कि किस तरह से हम जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसके अंदर कोप अप कर सकते हैं ईजीली से, किस तरह से हम खुद को महफूज रख सकते हैं। कोई अगर पैनिक अटैक हो रहा है, कोई ट्रबल वाली सिचुएशन है, तो उस किस तरह हम अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और किस तरह हम अपने ऊपर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सेफ्टी एंड स्टेबलाइजेशन फोकस ऑन द इंश्योरेंस ऑफ द इंडिविजुअल सेफ्टी। स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स ये जो होती हैं इसे सेफ्टी भी कहा जाता है, सेफ्टी टेक्निक्स भी। इनके ज़रिए क्या होता है, इसमें फोकस किया जाता है कि ये फोकस करती है कि एक इंडिविजुअल की सेफ्टी पे, कि एक जो इंडिविजुअल है वो फौरी तौर पे जो है उसका नुकसान ना हो, वो अपने आप को जो है वो मैनेज कर सके और स्टेबल रख सके। रिड्यूसिंग सिम्टम्स एंड इंक्रीजिंग इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टेबलाइजेशन टेक्निक है इसके ज़रिए जो इंसान है वो खुद की उसके जो सिम्टम्स हैं वो फौरी तौर पे जो है वो कम हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है वो आया है कि उसका कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया और उसके बाद जो है ना वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन उसकी आ गई या किसी लव वन की डेथ हो गई है, तो उस वक्त जो स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करेगा उसके बाद क्या होगा, उसके जो सिम्टम्स होंगे वो कम होंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हम उसे फैक्ट्स के ऊपर फोकस करवाएं कि देखो ये हकीकत है, मौत जो है वो हर एक की आनी है, ठीक है, और इस तरह जो है वो उसका क्या होगा, उसके जो सिम्टम्स है वो एक तरह से रिड्यूस होंगे। उसको जो जब वो फैक्ट्स के ऊपर फोकस करेगा वो हकीकत को देखेगा कि हाँ इस तरह है, तो उस वक्त जो है उसके जो सिम्टम्स है वो कम होंगे। इसके अलावा जो इंडिविजुअल है उसकी इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल जो कॉम्पिटेंस है, जो उसकी एनर्जी है, जो इमोशनली खुद को स्टेबल महसूस करेगा, सोशली जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, वो जो उसका ट्रॉमा है, जो उसकी ओवर थिंकिंग है उससे वो बाहर निकल सकेगा। और साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंस यानी उसकी जो साइकोलॉजिकल जो उसकी ये सलाहियत है वो भी जो है उसके अंदर भी बेहतरी आएगी, यानी वो बेहतर तरीके से जो है वो सोच सकेगा। लेकिन ये जो तमाम स्टेबलाइजेशन टेक्निक है इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक जो इंसान है वो सबसे पहले एक्सेप्ट करे सिचुएशन को। ये स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स जो हैं ये वो हैं कि इनको जो है वो थेरेपिस्ट है, अगर फौरी तौर पे उसके पास कोई पैनिक अटैक के साथ पेशेंट आया वो फौरी तौर पे उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर इंडिविजुअल है वो घर में है और उसे पैनिक अटैक का या इस तरह का कोई ओवर थिंकिंग का या इस तरह की कोई भी उसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है, तो फौरी तौर पे जो है वो उस वक्त क्या कर सकता है, या उसके जो घर वाले हैं वो उसे किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, उनको पता हो इन बेसिक टेक्निक्स है जिसके ज़रिए जो है वो उसको उसकी जो है वो हेल्प कर सकें। इन जो टेक्निक्स हैं उसे स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स कहा जाता है। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सेप्ट द सिचुएशन, कि सबसे पहले जो वो इंसान है जिसने खुद के ऊपर ये टेक्निक करनी है सबसे पहले वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करे। जो एक थेरेपिस्ट के पास जब एक क्लाइंट आ रहा है तो आफ्टर रेपो बिल्डिंग उसने जो उसे करना है सबसे पहले उसके ऊपर जो बेसिक वर्क वो करना है कि वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करे। और जब वो इस तरह घर में और उसको अचानक उसकी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स की उसकी कोई मेमोरी आई, कोई अनकॉन्शियस थाट आई, या वो ओवर थिंकिंग में जा रहा है जिसकी वजह से वो पैनिक होने लग गया ओवर थिंकिंग करके। फॉर एग्जांपल अगर कोई गया है और वो अपना फॉर एग्जांपल कोई प्रेजेंटेशन एक पर्सन देने लगा है और उस वक्त जो है उसकी अनकॉन्शियस थाट जो उसने उसको याद आने लग गया कि मैंने पहले जो प्रेजेंटेशन दी थी तो उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था, तो फौरी तौर पे जो है वो सबसे पहले उसने अपनी उस सिचुएशन को उसने एक्सेप्ट करना है कि मुझे ये क्या हो रहा है, कि मैं पैनिक हो रहा हूँ, मैं एंजाइटी में जा रहा हूँ, मुझे जो है वो एंजाइटी का अटैक हो रहा है। सबसे पहले उसने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, देन जो है उसने उसके ऊपर वर्क करना है कि फौरी तौर पे उसके लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स है स्टेबलाइजेशन, अरोमा थेरेपी, इस तरह जो डिफरेंट टेक्निक है जिन्हें हम अभी आगे फर्दर जो है वो हम स्टडी करेंगे कि हम इस ऐसी सिचुएशन में एक जो इंडिविजुअल है वो क्या क्या टेक्निक्स जो है वो यूज़ कर सकता है, क्या क्या टेक्निक्स वो खुद के ऊपर अप्लाई कर सकता है। बट सबसे पहले वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। एक्सेप्ट करे देन वो इन सब चीज़ों को ऊपर अप्लाई करके जो है वो खुद के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेगा और उसकी जो सोशल इमोशनल जो सलाहियत है वो बढ़ती रहेगी। For stabilization work, the most important tool are psychoeducation therapist modeling of attention to safety, skill building and empowering the patient by teaching her how to take charge of the therapeutic process। यानी ये जो तमाम एक टेक्निक है, जो एक प्रोसेस है स्टेबलाइजेशन का,
उसमें सबसे जो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टूल है वो सबसे फर्स्ट है साइको एजुकेशन। यानी कि जो एक क्लाइंट आया है एक थेरेपिस्ट के पास, एक काउंसलर के पास, तो सबसे पहले वो उसे साइको एजुकेट करे। साइको एजुकेशन किसे कहा जाता है कि जो क्लाइंट है उसको जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल उसे शिज़ोफ्रेनिया है, उसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसे जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले उसे उसकी बीमारी के बारे में जो है वो साइको एजुकेट किया जाए कि आपको ये मसला है और इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो जाएगा। और इस जो आपको ये जो प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर हो रही है, जो भी एक सिचुएशन है, इसके अंदर आपको फर्दर जो है इन सिम्टम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने जो है वो ख़ुद के ऊपर कंट्रोल रखना है, पैनिक नहीं होना उस टाइम पे। इसके अलावा जो थेरापिस्ट है वो एक दफ़ा ख़ुद से करके दिखाए इन टेक्निक्स को अपने क्लाइंट को, ताकि उन्हें पता हो कि किस तरह से हम ये जो सेफ्टी टेक्निक्स हैं उन्हें ख़ुद के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक थेरापिस्ट है उसका एक बेसिक वर्क ये है कि जो एक इंडिविजुअल उसके अंदर स्किल को बिल्ड करे और जो उसे पेशेंट है उसे टीच करे, उसे सिखाए कि किस तरह वो अपना ये जो एक थेराप्यूटिक प्रोसेस है, जो स्टेबलाइजेशन की टेक्निक है, उसका चार्ज जो है वो किस तरह से कंट्रोल कर सकता है, किस तरह वो ख़ुद को मैनेज कर सकता है और अपने ऊपर जो इन टेक्निक्स हैं उनको ईजीली जो है जब वो पैनिक हो रहा है या उसे कोई फौरी तौर पर कोई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है तो कैसे वो अपने ऊपर काबू रखते हुए इन चीज़ों को ख़ुद के ऊपर अप्लाई कर सकता है। पावर थ्रेट मीनिंग फ्रेमवर्क। थ्रेट यानी कि कोई ख़तरा। हाउ डज डिड द पावर अफेक्ट यू, कि किस तरह जो ख़तरा है वो एक इंसान के ऊपर अफेक्ट करता है, उसको जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लेके जाता है। डज डिड इट थ्रेटन योर सेंस ऑफ इमोशनल सेफ्टी, द मीनिंग ऑफ योर नीड, यानी कि ये ख़तरा जो है वो किस तरह से एक इंसान को महसूस होता है, वो इस तरह से एक इंसान ख़ुद को ख़तरा महसूस कर जब वो इमोशनली जो है वो ख़ुद को स्टेबल नहीं महसूस कर पाता, सोशली जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता और उसकी जो साइकोलॉजिकल उसकी जो सलाहियत है, उसकी जो कैपेसिटी है वो प्रॉपर्ली जो है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाती। अब उसके अंदर जो है उसकी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, डिसीजन मेकिंग आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, थिंकिंग आ जाती है, इस तरह के जो है ये डिफरेंट रूल्स आ जाते हैं। और जो इंडिविजुअल है जब प्रॉपर्ली उसके वो इन तमाम चीज़ों को नहीं कर पाता तो इमोशनली भी वो ख़ुद को ये स्टेबल जो है वो महफूज नहीं कर पाता। इमोशंस जो हैं वो उसके जो है वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर पा रहे होते, वो उससे स्टेबल नहीं हो पाते। देन जो है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, एक थ्रेट का साइन होता है कि उस वक्त जो है एक पर्सन को अपनी जो सिचुएशन है उसे समझने की ज़रूरत होती है कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है या उसको किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। फौरी तौर पे है वो जाके किसी भी थेरापिस्ट या काउंसलर जो कि हों उनकी हेल्प ले सकता है। और इसके अलावा वो ख़ुद भी जो है बेसिक तौर पे जो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो ख़ुद के ऊपर भी जो है अपनी जो पैनिक होने की बजाय अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके ख़ुद के ऊपर भी जो है वो थोड़ी सी जो है बेसिक टेक्निक्स अप्लाई कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कि मॉडलिंग क्या होता है। स्टेबलाइजेशन टेक्निक में जो एक बेसिक पॉइंट होता है वो होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग होती है एक तरह की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, लर्न करना, किसी भी चीज़ को मॉडल करना, उसकी नकल उतारना। वो हम किस तरह से एक चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, या तो हम उसे लर्न करके और इमिटेट हम उसे कर रहे होते हैं। ये अब या तो हम जो इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट लोग मौजूद है हम उनको देख के जो है वो इमिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारा जो थेरेपिस्ट है वो एक जो क्लाइंट है उसको सिखा सकता है कि किस तरह वो जो टेक्निक्स अप्लाई कर रहा है उसे उसने किस तरह से मॉडल करना है, किस तरह से कॉपी करना है। दैन जब उसको इस तरह की कोई सिचुएशन का सामना करना पड़े तो वो ख़ुद के ऊपर उन टेक्निक्स को वैसे ही जो है वो अप्लाई कर सके। दो तरह के जो बेसिक होते हैं वो मॉडल्स होते हैं, उनकी टू टाइप्स होती हैं मॉडलिंग की। एक होती है लाइव मॉडल की, ऑब्जर्व करना कि रियल पीपल्स को कि किस तरह से जो हैपनिंग हो रही है उसको वो मॉडल करे, उसे वो ऑब्जर्व करे, उसे वो इमिटेट करे, कॉपी कर ले। और सेकंड होता है सिंबलिक मॉडल, रियल और फिक्शनल कैरेक्टर, यानी कि फिक्शनल कैरेक्टर्स ले लिए जाएँ या पोर्ट्रेट्स ले लिए जाएँ बुक में से या फिल्म में से। यानी कि अगर कोई भी इस तरह फिक्शनल कैरेक्टर है मूवी या मूवी के अंदर से जो डिफरेंट लोग आ रहे हैं उनको कोई ना कोई कैरेक्टर दे दिया जाए और इसके ज़रिए जो है वो भी मॉडलिंग जो है वो सीखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल अब इसे हम अपनी स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स में लेके जाएं तो या तो फौरी तौर पर थेरेपिस्ट जो है वो अपने क्लाइंट को करके दिखा सकता है कि इस तरह से ये डीप ब्रीथिंग करनी है या इस तरह से जो है ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं तुमने इस तरह से ख़ुद के ऊपर अप्लाई करनी है। इसके अलावा उन्हें हम जो है वो मूवी भी एक दिखा सकते हैं या उन्हें कोई यूट्यूब की वीडियो का लिंक जो है वो गाइडेंस के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है और उसमें उन्हें जो है वो डिफरेंट करैक्टर्स के ज़रिए बताया जा सकता है कि इस तरह ये वाली जो एक्टिविटी है या ये वाली जो थेरेपी है ये इधर परफॉर्म की जा
रही है, तो ये तुमने जब कोई भी पैनिक सिचुएशन हो उस वक्त खुद के ऊपर इस तरह से अप्लाई करनी है। अब इसमें जो फर्स्ट वाली टेक्निक है वो एडवांस ईगो स्टेट स्टेबलाइजेशन। ईगो स्टेट आर थिंग्स नॉट नेम, दे आर अ सेट एंड रिलेटेड थाट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर। के ईगो जो है इसको इधर कहा जा रहा है कि ये एक थाट है, फीलिंग है, एक बिहेवियर है एक इंडिविजुअल का। कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल कैन बी फ्राम वन ईगो स्टेट टू अ डिफरेंट वन और फ्राम वन ईगो स्टेट टू द सेम ईगो स्टेट। कि ये कम्युनिकेशन है बिटवीन टू डिफरेंट ईगोज़। कि एक जो इंडिविजुअल है, ये जो एक थेरेपी एक पर्सन की ईगो के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके जो थाट्स हैं वो क्या हैं, वो किस तरह से फील करता है या उसके बिहेवियर्स जो हैं वो किस तरह से हैं। इधर ये जो है ये 3 ईगो स्टेट है। फर्स्ट है पेरेंट, सेकंड एडल्ट की, थर्ड है चाइल्ड का। अब हम देखते हैं पेरेंट ईगो स्टेट। बिहेवियर, थाट और फीलिंग कॉपीड फ्रॉम पेरेंट्स और पेरेंटल फिगर। कि जो भी हम अपने ईगो स्टेट जो जैसे हम बिहेवियर कुछ या कुछ फीलिंग या थाट जो है जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं उन्हें पेरेंट्स ईगो स्टेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दे ले बिहेवियर, यानी कि पेरेंट्स किस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो किसी नीडी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस तरह का हमने उनसे बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट कर लिया। थॉट्स जो हैं हम अपने पेरेंट्स के, उनके वैसे थॉट्स पैटर्न जो हैं उनसे हम अपने थॉट्स बना लें, या वो जिस तरह से हमें शुरू से फील करवा रहे हैं हम वैसे ही एक चीज़ के बारे में स्कीमा बना लें और वैसे ही उसके जो है वो फील करने लग जाएँ। अडल्ट ईगो स्टेट बिहेवियर, थाट्स एंड फीलिंग विच आर इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द हियर एंड नाउ। के जो एक इंडिविजुअल है, जो एक क्लाइंट का उसका अपने उसके बिहेवियर क्या है, उसके थाट्स क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या है। और देन हम देखते हैं कि चाइल्ड ईगो स्टेट के जब वो एक इंडिविजुअल जब वो चाइल्ड था तो तब उसके जो एक बिहेवियर, थाट्स और फीलिंग है तब वो किस तरह के थे उसके चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड स्टेज के अंदर वो किस तरह से था कि जो बड़ा होकर वो अडल्टहुड में वो उसके अंदर जो है वो ऐसा बिहेवियर जो है वो देखने को मिल रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्लाइंट आया और उसको देख लें तो उसमें हम उसकी जो है वो चाइल्डहुड की देखेंगे कि चाइल्डहुड में उसकी सोच किस तरह से थी, हम उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं वो किस तरह से सोच रखता था या किस तरह के उसके बिहेवियर थे। देन हम देखेंगे कि अडल्टहुड स्टेज में कितना उसके अंदर जो है वो चेंज आया, कोई चेंज आया या नहीं आया। देन हम उनके पेरेंट्स से हिस्ट्री लेंगे, पेरेंट्स से जो हम हिस्ट्री लें तो उन्हें अपने पेरेंट्स से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मिली हैं, कौन से थाट्स, बिहेवियर, फीलिंग जो है वो उन्होंने अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट किए हैं। ये जो है ये 3 बेसिक जो है वो ईगो स्टेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट है तो उसका देखा जाए कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है तो उसके थॉट्स पैटर्न जो हैं वो किस तरह के हैं, ओवर थिंकिंग कर रहा है या वो नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, और चाइल्डहुड में वो इस तरह करता था या नहीं, और जो उसके पेरेंट्स हैं वो ओवर थिंकिंग करते हैं या नहीं करते। एडवांस ईगो स्टेट साइकोथेरेपी स्टेबलाइजेशन में जो है वो बेसिकली कुछ स्टेप इंक्लूड होते हैं। अब हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कॉन्फ्रेंस रूम टेक्निक है। हमने एक रूम जो है वो लेना है, उसके अंदर जो है एक पुरसकून जगह पे बैठ जाना है। टॉकिंग टू द वॉइस, अपनी आवाज़ जो है वो हमने सुननी है, महसूस करनी है, रेपो बिल्ड करनी है अपनी सेल्फ के साथ। देन हमने देखना कि हमारी वैल्यू क्या है, और फिर जो है हमने ख़ुद को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ जो है वो मैच करना है। फॉर एग्जांपल एक जो है वो पर्सन है वो जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, उसको नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग का से सामना करना पड़ रहा है, तो फौरी तौर पे जो है वो किस तरह से अपनी उस नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर जो है वो काबू पा सकता है। तो सबसे पहले तो उसके पीछे रीज़न देखी जाए कि वो किस वजह से जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहा है या किस बात पे ओवर थिंकिंग कर रहा है। ओवर थिंकिंग के पीछे जो है उसे कोई नुकसान हुआ है, कोई लॉस है, उसके लेके कोई अपने बिजनेस को लेके ओवर थिंकिंग कर रहा है, उसे किसी पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया है तो उस पर्सन को लेके वो ओवर थिंकिंग कर रहा है उसके बारे में, या कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको लेके जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, जो उसकी ओवर थिंकिंग वो नेगेटिव थिंकिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रही है। तो सबसे पहले वो खुद को क्या कर सकते हैं, एक पुरसकून जगह पे जाके बैठे कि उसमें वो खुद को जो है अपनी सेल्फ को वो महसूस कर सकता हो, और फिर जो है वो अपने साथ जो है वो बात करे, सेल्फ टॉक जो है वो करे, अंडरस्टैंड करे अपनी सिचुएशन को कि उसे किस सिचुएशन का सामना करना पड़ा। देन वो देखे अपने बॉडी पार्ट्स के साथ, अपनी सेल्फ के साथ जो है रेपो बिल्ड करे कि उसकी जो बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल जिस तरह एक पर्सन से कोई पैनिक अटैक हो रहा है तो उसके साथ क्या उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, उसे कोई नोजिया वाली सिचुएशन हो रही है नहीं हो रही, या बॉडी के अगर किसी और पार्ट के अंदर उसे पेन तो नहीं हो रही, या उसे कोई डिजीनेस फील हो रही हो, इस तरह वाले वो अपने जो है वो सिम्टम्स देखे। फिर वो अपनी वैल्यू देखे कि उसकी अपनी वैल्यू क्या है, वो क्यों जो है दूसरों के पीछे जो है वो ख़ुद को इस तरह से कर रहा है, उसकी नज़र के अंदर अपनी वैल्यू क्या, सेल्फ़ लव जो है उसके अंदर कितना है। देन जो है वो पर्सन अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखेगा कि जब वो देखे वो कहेगा कि मेरे अंदर तो सेल्फ़ लव है कि हाँ मैं अपना ये नुकसान कर रहा हूँ। देन वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में देखेगा कि हाँ ये मेरा जो है ये मैं एक लॉस वाला काम कर रहा हूँ, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल्स जो हैं वो फेड अप हो जाते हैं, वो चाहे कोई क्लाइंट हो उसे कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा या
या वो कोई आम जो है वो इंसान हो, लेकिन उसे इस तरह के जो डिफरेंट सिम्टम्स हैं या वो फेड अप हो जाते हैं तो उन्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें जो एक इंडिविजुअल है उसको यही करना चाहिए कि सबसे पहले वो ख़ुद को अपनी कोई फेवरेट प्लेस पे या कोई अपनी पुरसकून जगह पे लेके जाए, जिससे वो ख़ुद से जो है वो काउंटर क्वेश्चन करे कि मैं जो है मेरी सिचुएशन क्या है या मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। वो कोई डायरी ले ले, डायरी के ऊपर अपनी सिचुएशन को लिख ले, देन वो उसके उस पॉइंट पे ऊपर जो है वो लॉजिक के ऊपर फोकस करे, फैक्ट्स देखे कि मैं जो है इसके अंदर जो एथिकली वो क्या मुझे काम करनी चाहिए, लॉजिकल इसमें क्या मौजूद है और मैं ख़ुद के साथ क्या कर रहा हूँ। देन उसे पता चलेगा कि इसके अंदर उसका अपना बेनिफिट क्या है, वो अपना नुकसान उसके अंदर क्या है और क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है या वो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जा रहा है। देन वो जो है अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड कर सकेगा और ख़ुद को पैनिक होने से जो है वो बचा सकेगा। क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं उनको अगर कोई एक इंडिविजुअल है वो पहले से एक बिज़नेस कर रहा है लेकिन उसे उस बिज़नेस के अंदर लॉस हुआ है, देन उसने दोबारा बिज़नेस ज्वाइन किया, उसकी कोई डील होनी है तो उसको वही सिचुएशन याद आ रही है कि मैंने जो पहले बिज़नेस किया था उसके अंदर मेरी डील कैंसिल हो गई थी और मुझे नुकसान हुआ था, जिसको लेके वो ओवर थिंकिंग कर रहा है और वो पैनिक होना शुरू हो गया, वो एंजाइटी का शिकार हो रहा है। उस वक्त जो है वो इंडिविजुअल क्या, या अगर वो कह रहा है कि मैंने पहले प्रेजेंटेशन दी थी मेरी अच्छी नहीं थी, अब मैंने दोबारा प्रेजेंटेशन देनी है तो वो भी अच्छी नहीं होगी, तो मेरा क्या होगा, मेरा सारी क्लास के सामने जो है वो मजाक बन जाएगा, या इस तरह की ही कोई और जो है वो सोशल सिचुएशन का सामना करना, कोई भी इस तरह प्रॉब्लम जिसकी वजह से एक जो इंडिविजुअल है वो नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग कर रहा है। क्योंकि जो ओवर थिंकिंग है वही लीड करती है नेगेटिव थिंकिंग को, कि जब एक इंडिविजुअल है वो ज़्यादा एक ही चीज़ को लेकर सोची जा रहा है, देन जो है जो उसकी ओवर थिंकिंग है वो नेगेटिव थिंकिंग को लीड कर देती है। तो उस सिचुएशन में एक जो इंडिविजुअल है उसको यही चाहिए कि ख़ुद को जो है वो सबसे पहले अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करे, पुरसकून जगह पे बैठे, ख़ुद को रिलैक्स करे डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए। उसके बाद जो है वो फैक्ट्स देखे कि मेरा जो लास्ट टाइम लॉस हुआ था वो किस वजह से हुआ था, क्यों मेरा बिज़नेस में लॉस हुआ था, या जो मेरी लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी हुई तो उसके पीछे रीज़न्स क्या थी, अपनी उन रीज़न्स को लिखे। देन वो देखे कि क्या इस दफ़ा जो उसने प्रेजेंटेशन देनी है उसके अंदर उसने अपनी उन रीज़न्स को क्लियर किया हुआ है या इस दफ़ा भी उसको ये प्रॉब्लम्स का सामना है। देन जो है अगर उसने वो नहीं क्लियर की हुई तो उसको एक पॉइंट मिल जाएगा कि मैंने ये क्लियर करनी है ताकि मुझे दोबारा से जो है वो नाकामी का सामना ना करना पड़े। और अगर उसने उन सिचुएशन को नहीं देखा हुआ तो देन वो इस तरह कर सकता है कि वो अगर उसको हो कि हाँ मैंने ये कवर की हुई है, देन उसकी जो ओवर थिंकिंग है वो ख़त्म हो जाएगी कि मैंने पहले की तरह की प्रेजेंटेशन रेडी नहीं की हुई, मैं इस दफ़ा की अपनी प्रेजेंटेशन के लिए फुल रेडी हूँ और इसलिए मुझे जो है वो सक्सेस मिलेगी, मुझे नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेकंड जो हम टेक्निक देखते हैं वो है टाटा का मेडिटेशन। टाटा का इज़ अ कंसंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन, ये एक कंसंट्रेशन बेस्ड मेडिटेशन है। टू प्रैक्टिस इट यू फिक्स योर गेज ऑन अ पॉइंट। इसके अंदर क्या होता है कि आपने अपनी एक गेज को, अपनी लुक को एक पॉइंट के ऊपर जो है वो फिक्स करना होता है। यू डायरेक्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स योर कंसंट्रेशन पॉइंट एंड यू कीप ब्रिंगिंग इट बैक टू इट। It done correctly, you will be able to strengthen your focus and your mind will slowly move towards one-pointedness. Ritual like the practice of Tartaka involves sitting in a darkened room and starting at a fixed point. Traditional candle Tartaka or flame Tartaka uses a candle flame for several minutes, breathing deeply without blinking until tears run down the cheeks before lighting lightly, palming one's eye in meditative relaxation. टाटा का मेडिटेशन जो है वो बेसिकली क्या कि एक डार्कन रूम में बैठ लेना और एक कैंडल जो है उसे ब्लो करना है, एक जला लेना है कैंडल को। देन जो है उसके फ्लेम के ऊपर जो है अपनी नज़र को जो है अपने फोकस को एक पॉइंट पे ला के ठहरा देना है और देन जो है वो डीपली जो है वो ब्रीथ लेना है, सांस लेना है और जो है तब तक जो है वो अपनी आइज़ को क्लोज़ नहीं करना, तब तक क्या है जो टीयर्स रन डाउन ना हो जाए। और ये इसलिए कि अगर एक इंडिविजुअल है उसको अपनी लाइफ के अंदर किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा, कोई भी उसके लिए कोई उसको ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वरी हो रही है, वो एक्सेसिव थाट्स आ रहे हैं उसके माइंड के अंदर, तो वो इस तरह कर सकता है कि एक रिलैक्सेशन स्पेस पे जाके एक डार्क रूम में जाके वो कैंडल को जलाएगा। जब अंधेरे के अंदर कोई लाइट चलेगी तो वो उसका ऑटोमेटिकली जो फोकस होगा वो सिर्फ एक उसकी फ्लेम के ऊपर होगा। देन वो उसके फ्लेम के ऊपर देखते हुए अपनी आइज़ को एक जगह पे जो है वो कंसंट्रेट करे और जो है तब तक कंसंट्रेट करे जब तक टीयर्स ना उसके आ जाएं और कंप्लीट फोकस के साथ जो है वो उस फ्लेम को देखता रहे और अपनी उन जो चीज़ें हैं जो वरी थाट्स हैं उनको वो जो है माइंड में लेके आए उसको। देन जो है एक इंडिविजुअल ख़ुद को रिलैक्स फील करेगा और ऐसे ही जो है
कुछ ऐसे इंसान होते हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनको होता है कि हमें जो है ना रोना नहीं आ रहा, हमारे अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रिप्रेस थाट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा हमारे जो है ना हम किसी को बताना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन हम किसी को बता नहीं पा रहे और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उस वक्त वो जो सिचुएशन है उसके अंदर ये होता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो ख़ुद को इस तरह वो अपनी कंसंट्रेशन करेगा, टाटा का मेडिटेशन करेगा, तो उससे क्या होगा, उसके जो अंदर वाला जो उसने ख़ुद को दबाया हुआ है, तो वो जब उससे टीयर्स आएंगे, वो रोएगा, तो उसके वो सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर निकल जाएंगी और ख़ुद को जो है वो रिलैक्स और सूद फील करेगा। जो टाटा का मेडिटेशन है, इससे बेनिफिट ये होते हैं कि इंसोम्निया जो प्रॉब्लम होती है वो इसके ज़रिए सॉल्व आउट हो जाती है, कंसंट्रेशन इसके साथ इंप्रूव होते है। किसी बच्चे को अगर लर्निंग का कोई प्रॉब्लम और वो मेरे से स्टडी के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं होता, तो वो इसके ज़रिए अपनी कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर सकता है। इसके अलावा ये माइंड को रिलैक्स करती है, फोकस को इंप्रूव करती है, विल पावर को जो है वो डेवलप करती है, बूस्टअप करती है, इंक्रीज़ करती है, आइज़ को प्योर करती है, स्ट्रेंथन करती है आई मसल्स को। इसके ज़रिए एक इंडिविजुअल की मेमोरी और जो विजन है वो जो है वो इम्प्रूव होती है। यानी कि एक इंडिविजुअल जिसको कोई स्लीप के इश्यूज़ हैं या कोई स्ट्रेस एंजाइटी का सामना करना पड़ रहा है, तो उस वक्त जो है ये टाटा का मेडिटेशन जो है उसको अप्लाई कर सकता है। इससे वो ख़ुद को जो है वो रिलैक्स फील करेगा और उसकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी और उसकी जो ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ है या सेंस ऑफ वेल बीइंग है जो वो भी उसकी जो सेल्फ एक्चुअलाइज वो होगा और उसकी सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो भी जो है वो इम्प्रूव होगी, बेहतर हो जाएगी। और इसके अलावा जो है इसका मेंटल फोकस जो है वो भी इन्हेंस होगा, इम्प्रूव होगा और कंसंट्रेशन लेवल जो है वो भी इम्प्रूव होगा। अब हम देखते हैं कि अरोमा थेरेपी क्या होती है। अरोमा थेरेपिस्ट ब्लेंड द थेराप्यूटिक एसेंशियल और स्पेशली फॉर ईच पर्सन सजेस्ट मेथड ऑफ यूज सच अ टॉपिकल एप्लीकेशन, मसाज, इनहेलेशन और वाटर इमर्जन टू स्टिमुलेट द डिज़ायर रिस्पॉन्स। अरोमा टेक्निक क्या होती है कि एक अरोमा यानी कुछ थेराप्यूटिक एसेंशियल्स ऑयल्स होते हैं। इसके अलावा हम परफ्यूम्स को भी ले सकते हैं कि उसका मेथड हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है। यानी कि एक जो पर्सन आ रहा है अपने काउंसलर के पास, एक क्लाइंट आ रहा है, तो वो आके उसको जो है वो किस तरह से अरोमा थेरेपी या अरोमा टेक्निक बताई जा सकती है कि हर एक इंडिविजुअल का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है, तो उसके हर एक को जो है वो अलग एसेंशियल ऑयल जो है उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है वो दिया जाता है, उनको प्रोवाइड किया जाता है। या इस तरह से अगर एक इंडिविजुअल है तो उसको किस तरह से जो है किस तरह का ऑयल उसे पसंद है या किस तरह की स्मेल जो है, खुशबू जो है वो उसे पसंद है, वो उसको अलाउ की जाती है और उसको बताया जाता है कि क्या उसने उसे स्मेल करना है, उससे मसाज करना है या जो है वाटर इमर्जन देखनी है। अब इसमें इस तरह भी हम एक टेक्निक ले सकते हैं कि एक बोतल लेके उसके अंदर अगर पारे को डाल लिया जाए, पारा जो होता है उसको डाल लिया जाए तो और जो है बोतल को बंद कर दिया जाए और उल्टा कर दिया जाए और जिस तरह वो पारा जो है वो आहिस्ता से नीचे आएगा और ये भी जो है वो एक तरह से एक इंसान का उसके ज़रिए भी जो है वो माइंड रिलैक्स होता है, उसका फोकस इंप्रूव होता है और उसकी जो स्ट्रेस होता है वो ख़ुद को जो है वो पुरसकून महसूस करता है। उसको लगता है कि उसके ऊपर जो एक बोझ था, एक जो बोझ का पहाड़ था वो उतर गया है, वो ख़ुद को रिलैक्स फील करता है। इससे जो है वो डिप्रेशन का इलाज हो सकता है, एंजाइटी का स्ट्रेस जो है वो कम होती है। इसके अलावा इंसान ख़ुद को रिलैक्स फील करता है, उसको फिज़िकली भी जो है वो हेल्दी रहता है और इमोशनली भी जो है उसके इमोशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इमोशनली भी वो वेल बीइंग होता है। ये जो है ये इसके अरोमा टेक्निक के कुछ जो है वो बेनिफिट्स है, क्योंकि ये जाके हमारे माइंड को एक सिग्नल मिलता है एक कंप्लीट प्रोसेस के ज़रिए, जिससे जो हमारा माइंड है उससे ये जो एंजाइटी, ये जो डिप्रेशन है वो कम होता है और वो प्रॉपर्ली जो है हमारा माइंड वो वर्क करता है। अभी मैं इसमें इस तरह की एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ पे पहले से कोई स्मेल वगैरह आ रही है, तो उस स्मेल वाले ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो जाके इंडिविजुअल को वैसे ही जो है वो गुस्सा आने लग जाता है, वो ख़ुद को स्ट्रेसफुल फील करता है, वो हैप्पी नहीं रहता, उसका जो मूड है वो स्पॉइल हो जाता है। जब उसका मूड ख़राब हो जाता है ऐसी प्लेस पे जाके, दैन कोई भी बात होगी तो वो उसको नेगेटिव तरफ ले जाएगा, उसको गुस्सा आएगा, वो हाइपर एक्टिविटी जो है वो शो करेगा, वो इम्पल्सिविटी शो करेगा। बनिस्बत इसकी अगर हम किसी ऐसी शॉप पे जाएं जहाँ पे जो है वो स्प्रे हुआ हो और हल्की हल्की जो है वो परफ्यूम की स्मेल आ रही हो, तो उससे क्या होता है वो हमारे माइंड को रिलैक्स कर रही होती है, हम जो है वो अंदर से मुसरत फील कर रहे होते हैं, मसरूर हो रहे होते हैं। और हमें अगर कोई इस तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ भी जाती है तो वो हम उसे जो है वो लाइट लेते हैं, हम उसको ज़्यादा जो है अपने सर के ऊपर
सवार नहीं करते। इस तरह ये जो परफ्यूम्स होती हैं, जो एसेंशियल ऑयल होते हैं, ये जो डिफरेंट स्प्रेज के अंदर ये मौजूद होते हैं, ये इंडिविजुअल को जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं डिप्रेशन से निकलने के लिए, एनजाइटी से निकलने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को इस तरह की सिचुएशन वो जो है कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, तो उस वक्त वो इस तरह की जो कोई स्प्रे वगैरह अपना कोई एसेंशियल ऑयल है उसके ज़रिए वो ख़ुद को मसाज कर सकता है फौरी तौर पे, या जो है उसे स्मेल कर सकता है ताकि जो इंडिविजुअल है वो ख़ुद को रिलैक्स फील करे। अब हम इसमें देख लेते हैं कि थॉट स्टॉपिंग टेक्निक। थॉट स्टॉपिंग इज़ अ स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व ब्लॉकिंग एंड रिप्लेसिंग अनवांटेड डिस्ट्रेसिंग थॉट। इसके लिए जो हमें अनवांटेड थाट्स आ रहे थे हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं, या जो डिस्ट्रेसफुल थाट्स हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। द टेक्निक इन सम टाइम यूज इन कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एज अ वे टू हाल्ट और डिस्टर्ब नेगेटिव थाट। ये जो टेक्निक है ये CBT में भी यूज़ की जाती है कि इसके ज़रिए जो नेगेटिव थाट्स हैं उन्हें रोका जाता है। देन अ मोर अडाप्टिव और हेल्पफुल थाट कैन देन बी सब्स्टिट्यूटेड टू द हेल्पफुल वन। इसके ज़रिए एंजाइटी, एगोराफोबिया, कैटास्ट्रोफिक जो थिंकिंग है, जो कि हम एग्जैजुरेट करते हैं किसी भी चीज़ को, इंट्रूसिव थाट्स जो होते हैं, या OCD हो गया, रूमिनेशन डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी, इसको जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। थॉट स्टॉपिंग के लिए एक इंडिविजुअल जो है वो फौरी तौर पे ख़ुद को क्या कह सकता है कि अपने माइंड के अंदर ख़ुद को जो है वो स्टॉप कह सकता है। इसके अलावा अपनी फिंगर की इस तरह जो है वो मूवमेंट या देखना शुरू कर दे। इसके अलावा अपने माइंड के अंदर इस चीज़ को लेके आए रेड सिग्नल को, कि अगर मैं इस तरह थिंकिंग करता रहूँगा तो ये जो है ये मेरे लिए एक रेड साइन है, जो कि मेरे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन, एक ख़तरे का साइन है। इसके अलावा एक क्या कर सकता है इंडिविजुअल कि वो बाहर चला जाए, या एक बलून ले, बलून के अंदर जो है वो अपनी जो है एयर फिल करे, यानी हवा बढ़े, और जो है जब वो हवा भरेगा तब भी वो जो है ख़ुद को रिलैक्स फील करेगा। दैन जो उसको जो है वो पॉप अप कर दे, उसको बाहर दे, और इससे लगा कि उसकी जो तमाम टेंशन जो बढ़ी है वो सारी ख़त्म हो गई है। इससे इंडिविजुअल जो है वो ख़ुद को हैप्पी फील करेगा, और उसका जो मूड है वो चेंज हो जाएगा, और वो जो एग्जैजुरेट कर रहा है और ओवर थिंकिंग कर रहा है उससे जो है वो बच जाएगा। इसके अलावा इंडिविजुअल जो है वो बाहर जा सकता है, अपनी जो है वो मेमोरी के अंदर जो है फैक्ट्स के ऊपर फोकस कर सकता है, म्यूज़िक सुन सकता है, या कोई टाइमर जो है वो सेट कर सकता है कि ये जो है ताकि उसे एक अलार्मिंग सिचुएशन का जो है वो साइन मिलता रहे। यानी कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल ने नोटिस करना है थॉट के ऊपर, देन जो है वो मैसेज देना है कि स्टॉप, ख़ुद को मैसेज देना है कि स्टॉप हो जाए, ओवर थिंकिंग जो है वो इधर ही ख़त्म हो जाए। देन जो है वो अपने थाट को चैलेंज करना है और उससे क्या करना है जी, रीरूट कर देना है, या फिर जो है उसे रिप्लेस कर देना है। फॉर एग्जांपल एक जो इंडिविजुअल है उसको इस तरह एक्सेसिव वर्डी और थाट का सामना करना पड़ा, वो बैठा लेकिन उसे किसी भी बात को लेके जो है, या उसका कल पेपर है, या उसे कोई और जो फ्यूचर से रिलेटेड जो है वो परेशानी उसे हो रही है, या अगर पास्ट के अंदर उसका कोई इस तरह की इवेंट गुजर गया और वो उसको बार बार जो है वो याद कर रहा है, उसको याद करके जो है वो परेशान हो रहा है कि मैंने ये किया था, और वो उसको भूल नहीं पा रहा। दैन जो है वो इन तमाम एक्टिविटीज़ को कर सकता है। स्पेशली जो है वो इस तरह ये बलून की एक्टिविटी या कैथारसिस कर सकता है, डायरी पे अपना सारा लिख के जो वो पेजेस हैं उन्हें वो फाड़ सकता है कि इससे उसे लगे कि सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया है, उसके जो इस तरह के इंट्रूसिव थाट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं इसके साथ। या जो है वो इस तरह ये बलून को पॉपअप करके ये वाली एक्टिविटी कर सकता है ताकि उसके ज़रिए जो एक इंडिविजुअल है वो ख़ुद को फौरी तौर पर रिलैक्स फील करे। वो इसके अलावा जो एक इंडिविजुअल है वो ख़ुद को बार बार जो है अपने माइंड को ये सिग्नल दे सकता है, स्टॉप का मैसेज दे सकता है, ताकि उसी वक्त जो है वो माइंड जो है वो वर्क करना रुक जाए, इस तरह के नेगेटिव थिंकिंग जो है वो करना स्टॉप कर दे। इसके अलावा कि उसको हो कि ये मेरे लिए जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन, रेड साइन है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल है वो अपने हैंड के ऊपर जो है वो एक रिबर बैंड जो है वो भी रिबन भी पहन सकता है, ताकि जब उसे इस तरह कोई एक्सेसिव वरी और थाट होने लगे या वो इस तरह नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की तरफ जाने लगे, तो वो ख़ुद को उसी तौर पर जो है उसी टाइम जो है वो इस तरह वो रिबन जो है उसको पकड़ के छोड़े ताकि उसको वो पेन फील हो, और उसी वक्त जो है वो उसकी जो थाट का जो ओवर थिंकिंग का जो एक तसलसल शुरू हुआ है वो उधर ही टूट जाए, वो ख़त्म हो जाए। अफर्मेशन क्या होती है? अफर्मेशन एक टेक्निक है जिसको जो है वो सेल्फ टॉक भी कहा जाता है। दीज आर पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट कैन हेल्प एज कंफर्ट एंड ओवरकम सेल्फ सबोटेजिंग एंड नेगेटिव थॉट एंड बिलीव। व्हेन यू रिपीट देम ऑफन एंड बिलीव इन देम यू कैन स्टार्ट टू मेक पॉजिटिव चेंज, री राइटिंग योर स्टोरी। अफर्मेशन जो है वो एक तरह की सेल्फ टॉक है, एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, एक जो इंडिविजुअल है उसने खुद को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देनी है उसको, यानी फॉर एग्जाम्पल वो खुद को एक स्टेटमेंट दे दे कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। कि एक जो इंडिविजुअल है वो खुद को इस तरह कमज़ोर फील कर रहा है
तो एक स्टेटमेंट रख ले कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और उसको उसे जो है उसका उस चीज़ के ऊपर बिलीव भी हो कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इस तरह वो ख़ुद को जो है वो बार बार अफर्म करता रहे, ख़ुद को याद दिलाता रहे कि मैं मजबूत हूँ, और इस तरह जो है उसकी लाइफ के अंदर जो है वो पॉजिटिव चेंज जो है वो आने लग जाती है। उसकी जो वो अपनी स्टोरी जो है उसे री राइट करता है, दोबारा से लिखता है। उसकी जो पहले उसे कोई जो स्ट्रेस हो रही होती है, वो वरी फील कर रहा होता है, वो जो है ख़त्म हो जाती है और इंडिविजुअल जो है रिलैक्स फील करने लग जाता है। इसमें हम मिरर टेक्निक को भी ले सकते हैं कि एक इंडिविजुअल अगर उसे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसका लो है, या इस तरह कोई उसे वरी का सामना करना पड़ रहा है कि जो लोग हैं वो उसको इस तरह तंग कर रहे हैं, या उसे हो रहा है कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, या उसे अपनी सेल्फ़ के अंदर जो है वो कोई कमी महसूस हो रही है, और उसे लग रहा है कि जब मैं बाहर जाऊँगा तो सब मुझे ही देखेंगे, मेरे अंदर कोई कमी है, कोई फॉल्ट है। तब वो अपने मिरर के सामने जो है वो खड़ा होकर आई कॉन्टैक्ट खुद को दे के वो इस तरह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है उससे वो ख़ुद को अफर्म कर सकता है कि हाँ मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इससे भी जो है एक इंडिविजुअल का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होता है। ये इधर इस तरह की ही जो है वो कुछ मेंटल स्ट्रेंथ या जो अफर्मेशन जो स्ट्रेटजी है या स्टेटमेंट है वो दी गई हैं। सबसे फर्स्ट है नो ऑब्स्टैकल इज़ टू ग्रेटर दैन मी, कि कोई मुश्किल जो परेशानी है वो मेरे से बड़ी नहीं है, या आई एम ब्रेव कि मैं मजबूत हूँ, मैं बहादुर हूँ। ये इस तरह कुछ जो है वो स्टेटमेंट्स है, इसके ज़रिए जो एक इंडिविजुअल है वो ख़ुद को अफर्म कर सकता है, ख़ुद को बार बार याद दहानी करवा सकता है, और ताकि फ़ौरी तौर पे अगर वो इस तरह पैनिक होने लगे तो वो पैनिक ना हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंडिविजुअल है वो इस तरह बाहर जा रहा है, उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो रहा है दूसरे इंडिविजुअल्स के सामने, तो इस तरह ख़ुद को जो है वो इनर मोटिवेट कर सकता है इन स्टेटमेंट्स के ज़रिए। सेफ्टी नेट, हैविंग अ सेफ प्लेस और सेफ्टी नेट वेयर वी कैन रिलाई ऑन समथिंग और समवन टू क्वेश्चन द इम्पैक्ट अलो अस टू हैंडल अवर इमोशन बेटर। कि सेफ प्लेस या सेफ्टी नेट ऐसी जगह होती है कि एक इंडिविजुअल जो है वहाँ वो ख़ुद को रिलैक्स कर सके, चाहे वो ख़ुद से इस तरह कर सके, और या जो है वो ऐसे इंडिविजुअल उसके पास हो जो उसे हैंडल कर सके, उसके इमोशंस को जो है वो बेटर कर सके। It is inevitable that at some point of our life we will experience some sort of turmoil or event that can cause us to feel grief, sadness, stress और even depression। यानी कि हर एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आ जाता है कि वहाँ पे वो ग्रीफ फील करे, दुखी हो, या मैं सैड हो जाए, या कोई उसे स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा हो, या वो डिप्रेस हो। तो उधर जो है एक इंडिविजुअल उसको जो है एक सेफ़्टी नेट की, एक सेफ़ प्लेस की ज़रूरत होती है, जहाँ वो ख़ुद को जो है अपने जज्बात को बाहर निकाल सके और ख़ुद को रिलैक्स जो है वो फील करवा सके। फॉर एंटिसिपेटिंग स्ट्रेसर और ट्रिगर ऑफ अनसेफ इम्पल्सिव फार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थाट के एक जो इंडिविजुअल है सबसे पहले क्या होता है कि उसे एक स्ट्रेसर जो है स्ट्रेसर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो एक इंडिविजुअल ऐसी सिचुएशन या ऐसी वजूहत जिसकी वजह से जो एक इंडिविजुअल है वो ख़ुद को जो है अनसेफ फील करता है या स्ट्रेस लेता है। और इसके अलावा जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन थाट्स ऐसे जिससे एक जो इंडिविजुअल है उसका नुकसान हो। फॉर इंटेंस इम्पल्सिविटी, जो इम्पल्सिविटी है वो जो है वो इंटेंस लेवल पे होती है। फॉर आउट ऑफ कंट्रोल इम्पल्सिविटी ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्लूड ईयर और हॉस्पिटल एडमिशन, के इतनी ज़्यादा इम्पल्सिविटी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल और इंटेंस होती है कि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एडमिट होना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन बाज़ औक़ात जो है वो इंडिविजुअल्स को सामना करना पड़ता है कि जब उसके जो इमोशंस होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, और इस तरह के उसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना हो जाता है। दैन उसे चाहिए कि एक सेफ़्टी प्लेस और एक सेफ़्टी नेट चाहिए होता है कि जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो ख़ुद को रिलैक्स फील करवा सके। अब यहाँ पे जो वो इंडिविजुअल है उसे वो उसका सेफ़्टी नेट जो है उसकी वो कोई फैमिली वाले भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका कोई फ्रेंड भी प्रोवाइड कर सकता है, या वो ख़ुद को अगर इतना मैनेज कर सकता है तो वो ख़ुद को भी जो है वो एक डार्क एंड रूम में लेके या जो है वो इस तरह रिलैक्स कर सकता है। या इसके अलावा जो है वो अपनी डिफरेंट जो है अपने ऊपर टेक्निक्स अप्लाई कर सकता है, डीप ब्रीथिंग कर सकता है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो है वो इमेजिनी कर सकता है, विजुअलाइजेशन कर सकता है कि जिससे जो एक इंडिविजुअल है वो ख़ुद को रिलैक्स फील करे। इसके अलावा जो उसका वो सेफ़्टी नेट है, वो उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसकी फैमिली होता है, वो उसे ऐसा सेफ़्टी नेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और अगर वो सब भी एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड ना हो, दैन जो है उसे एक थेरेपिस्ट की, एक काउंसलर की ज़रूरत होती है जो उसे वो वैसा जो है वो सेफ़्टी नेट प्रोवाइड करे, ताकि उधर जाके एक इंडिविजुअल अपना जो इनर थाट्स हैं, जो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो अनकॉन्शियस थाट्स के अंदर, उनको वो रिजॉल्व कर सके, उन्हें वो बाहर निकाल सके, ताकि वो खुद को रिलैक्स फील करवा सके।
क्राइसिस मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं वैसी एक स्ट्रैटेजी होती है, ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसके ज़रिए जो एक इंडिविजुअल है वो फ़ौरी तौर पे जब उसे कोई क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है तो वो उसके लिए प्लान कर सकता है और टेक्निक कर सकता है कि ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन के अंदर जो एक इंडिविजुअल है वो ख़ुद को किस तरह से मैनेज कर सकता है। ऐसे अगर एक इंडिविजुअल उसे कोई भी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है तो उस वक्त जो है फ़ौरी तौर पे उसे मैनेज करने की ज़रूरत होती है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो उसे एम्पैथी शो करे। अब चाहे वो उसे उसके घर वाले भी प्रोवाइड कर सकते हैं या उसे कोई काउंसलर प्रोवाइड कर सकता है। कामिंग स्ट्रेटजीज़ जो है वो इंडिविजुअल जो है वो ख़ुद के ऊपर अप्लाई करे, काम करे ख़ुद को। इसके अलावा सेफ्टी प्लानिंग करे, अपने लिए प्लान रेडी करे कि एक प्रॉब्लम आ गई है तो उस प्रॉब्लम को जो है वो किस तरह सोल्यूशन उसके कितने हल निकल सकते हैं और किस तरह से जो है वो उसके प्लान्स बन सकते हैं कि कौन किस किस तरीके से जो है उसकी सेफ्टी इख्तियार की जा सकती है। प्लान ए बी, अगर एक प्लान नहीं चलता तो क्या दूसरा प्लान, इस तरह डिफरेंट प्लान जो है वो बनाए जाए ताकि उसके ज़रिए जो है वो प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए, डिसीजन लिया जाए। इसके अलावा जो काउंसलर है वो एक अपने जो क्लाइंट है उसको साइको एजुकेट करे ताकि उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता हो, ताकि उसको बेहतर तरीके से जो है वो ख़ुद को अंडरस्टैंड कर सके और उसके बारे में जो है वो सोल्यूशन निकाल सके। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट थेरेपीज़ जो है वो यूज़ की जा सकती है, जैसे कि आर्ट थेरेपी होगी, म्यूज़िक थेरेपी होगी, कामिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं। इसके अलावा कोई ना कोई आर्ट बना सकते हैं, डांस थेरेपी जो है वो कर सकते हैं। इस तरह ये डिफरेंट जो है वो एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी जो है एक इंडिविजुअल ख़ुद के ऊपर अप्लाई कर सकता है ताकि उसके ज़रिए वो ख़ुद को काम कर सके और रिलैक्स फील करे। इसके अलावा जो है एक इंडिविजुअल रियलिटी के ऊपर फोकस कर सकता है, फोकस ऑन फैक्ट कर सकता है कि किस तरह जो है उसने अब इस प्रॉब्लम से निकलना है। इसके अलावा जो है वो कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है कि जिस तरह से उसका माइंड वर्क कर रहा है उसको जो है वो हकीकत जो लॉजिकल पॉइंट उसके अंदर से निकाल के तो अपने उस माइंड को जो एक नेगेटिव थिंकिंग है उस तरह का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको वैसे स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। हाउ डू यू स्टेबलाइज समवन इन क्राइसिस, कि किस तरह से एक जो इंडिविजुअल है वो उसे स्टेबलाइज़ किया जा सकता है जब वो किसी भी क्राइसिस वाली सिचुएशन के अंदर हो। तो वो वॉक कर सकता है या जो है लाइटली जो है वो म्यूज़िक सुन सकता है, टॉक स्लोली हो। ऐसे इंडिविजुअल को जो है वो सुनना चाहिए, सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि क्या तुम्हें हेल्प चाहिए और किस तरह की हेल्प चाहिए। अगर उसकी वो जो ऐसी थिंकिंग मान गई सुसाइड से रिलेटेड तो उसको जो है वो कन्वर्ट करना होता है। और जो है ऐसे इंडिविजुअल को करेज की ज़रूरत होती है और वो जो है उसे कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। किसी भी तरह की अगर कोई क्राइसिस आई तो सबसे पहले इंडिविजुअल जो है वो सिचुएशन को देखे कि सिचुएशन क्या है, फिर उसके बारे में प्लान बनाए, फिर किसी टीम से डिस्कस करे, दैन जो है कम्युनिकेशन करने के बाद वो देखे कि किस तरह से जो है उस क्राइसिस जो है क्राइसिस से निकला जा सकता है। उसके बारे में प्लान बनाए, फिर प्लान के ऊपर जो है वो वर्क करे, दैन जो है वो डिसीजन लेके उस प्लान के ऊपर वर्क करके उस प्रॉब्लम से निकल आए। इस तरह जो है ये क्राइसिस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है, इनके ज़रिए जो एक इंडिविजुअल है वो क्राइसिस वाली सिचुएशन से निकल सकता है। इसके अलावा डिफरेंट सेफ्टी बॉक्स और सर्वाइवल किट्स होती है कि एक जो क्लाइंट है वो ख़ुद को किस तरह से जो है वो सर्वाइव करवा सकता है। कि सबसे पहले वो एक सेफ़ प्लेस के ऊपर हो, उसकी जो थिंकिंग हो वो बिल्कुल क्लियर हो, कंटिन्यू एफर्ट टू इम्प्रूव, और उसको जो एक कंटिन्यू उसके अंदर एक एफर्ट मौजूद हो कि हाँ मैंने जो है इस प्रॉब्लम से निकलना। एक उसके अंदर जो है उसके माइंड के अंदर ये पॉइंट सेट हो, ख़ुद को फर्म करे कि हाँ उसने इस प्रॉब्लम से निकलना है और वो इस प्रॉब्लम से निकल सकता है और कोई प्रॉब्लम जो है वो उससे बड़ी नहीं है और हर प्रॉब्लम का जो है वो एक सिचुएशन जो एक सोल्यूशन है वो मौजूद है। अब इस सिचुएशन में इंडिविजुअल सबसे पहले जो है वो अपनी एनजाइटी को एक्सेप्ट करे कि हाँ मुझे एनजाइटी हो रही है, ताकि वो सब एक्सेप्ट करेगा, दैन जो है वो उससे निकलने की कोशिश करेगा। फिर वो अपने प्रेजेंट में रहे, अपने वो हवासों में रहे, कॉन्शियस स्टेट के अंदर है। जैसे कि आपने मुझे पहले जानते हो कि ग्राउंडिंग जो थेरेपी है या ग्राउंडिंग थेरी है वो किस तरह की अपनी जो 5 बेसिक सेंसेस हैं उनके ऊपर फोकस करे, उनके ऊपर तवज्जो दे। अपनी सेंसेस के अंदर रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है कोई डीप ब्रीथिंग, PMR, इनको जो है वो अप्लाई करे। इसके अलावा जो है वो अपनी पसंदीदा चीज़ें करे, अच्छी डाइट ले, बाहर जाए, विजुअलाइजेशन करे, अपनी बॉडी को स्कैन करे कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंजिंग आ रही है, बायो फीडबैक करे कि उस जो एक सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर जो है वो क्या चेंज आ रही है, जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा हो गई है, यानी फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन हुई है, कोई स्वेटिंग हो रही है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हुई है, क्या जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो चेंजिंग्स आ रही हैं, उसके ऊपर जो है वो एक जो इंडिविजुअल है वो फोकस करे। दैन जो है अपनी उसको जो है वो चेंज करने की, उसके ऊपर काबू पाने की, कंट्रोल करने की कोशिश करे। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो बीमार है तो फौरी तौर पे वो मेडिसिन ले सकता है, मेडिटेशन करवा सकता है, फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकता है, वॉक कर सकता है, बैकवर्ड काउंटिंग कर सकता है, च्यू गम करे यानी बबल गम को च्यू करे या चॉकलेट खाए। इससे जो है एक इंडिविजुअल के जो वो रिलैक्स फील करता है।
ओकोपेंचर होती है एक नीडल थेरेपी जो कि चाइना की टेक्निक है कि जो इंडिविजुअल है उसको पेन को जो है वो रिलीफ़ करवाया जाता है जब नीडल को बॉडी के अंदर जो है वो पिंच करके। इस तरह जो है एक इंडिविजुअल इस तरह से भी ख़ुद को रिलैक्स कर सकता है। क्रिस्टल मेडिटेशन करे। इसके अलावा जो मंत्रा जो है वो एक तरह का मंत्र होता है। ये किसी भी रिलीजन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है इंडिविजुअल स्पिरिचुअली जो है वो ख़ुद को सेटिस्फाई करे, ख़ुद को रिलैक्स करने की कोशिश करे। ये इसी तरह ही है कि जिस तरह वो अफर्मेशन है कि अफर्म करे ख़ुद को, एक सेंटेंथ वाली जो है वो लाइन, इस तरह ही मंत्रा एक तरह का जो मंत्र है, इस तरह ही एक इंडिविजुअल ये लाइन जो है उसको बोल के उसका विद करके जो है वो ख़ुद को रिलैक्स कर सकता है, ख़ुद के अंदर जो है वो ख़ुद को मोटिवेट कर सकता है। ये जो है कुछ स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स है जिन्हें फ़ौरी तौर पे जो है वो एक इंडिविजुअल जो है वो ख़ुद कर सकता है, ताकि उसकी जो पैनिक वाली एक सिचुएशन आ रही है, कोई एंजाइटी फील कर रहा है, वो फ़ौरी तौर पे उसके जो है वो हवासों के ऊपर जो है वो तारी ना हो और उसको कम से कम इतना टाइम मिल जाए कि वो किसी काउंसलर और थेरेपिस्ट की जाके हेल्प ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।